घर में आज बहुत गहमा-गहमी थी। बहुत सारे रिश्तेदार आ चुके थे और बहुत से आने वाले थे। तरह तरह के पकवानों से सारा घर भरा हुआ था। लेकिन मीना का दिल बिल्कुल खाली था। वो शून्य में ताकती चुपचाप अपने कमरे में लेटी हुई थी। कहने को उसकी प्यारी पोती नव्या की आज गोद भराई का फंक्शन था। कितने अरमान सजाए थे उसने इस दिन को लेकर, और करते भी क्यों ना। नव्या उसकी इकलौती पोती जो ठहरी, वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वह विदेश चली गई थी। अब उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी तय कर दी यहाँ इंडिया में। कल ही आई थी बेचारी। व्यस्तता के कारण दादी से मिल भी नहीं पाई थी अभी तक। मीना की आंखें डबडबा रही थी। सारी जिंदगी उसने इतने बड़े घर को संभाला। उसकी आंखों के सामने अतीत की परछाइयां चलचित्र बन घूमने लगी थी। वो शादी होकर जब ससुराल आई थी तो औरतों का हुज्म उसे देखकर आशीर्वाद दे रहा था। उसकी सास कह रही थी, चांद का टुकड़ा ढूंढ लाई हो अपने राजेश के लिए तुम, और वो गर्व से भरी जा रही थी। शादी के बाद सब कुछ मीना को सौंपकर वो तीर्थ यात्रा पर चली गई थी कुछ महीनों को, और मीना ने कितनी खूबसूरती से सारा घर संभाल भी लिया था। ससुर, 2 ननद, एक देवर, पति और वो खुद, सबका ध्यान रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना उसकी जिंदगी का उद्देश्य बन गया था, और वो इसमें सफल भी हुई थी। उसकी सास जब तीर्थ से लौटकर आई तो बहुत खुश थी, और फिर उनके आशीर्वाद से उसकी गोद जल्दी ही भर गई। उसकी गोद में नन्हा आरव खेलने लगा था। सारा घर उस नन्ही जान की देखभाल करता। देखते देखते दिन गुजरते गए। सब लोगों की सुबह मीना के इर्द गिर्द शुरू होती। माँ, मेरा लंच। उसका बेटा आरव कहता, माँ, मेरी पिंक वाली ड्रेस कहाँ रखी है? इस्त्री कर दी थी क्या तुमने? उसकी बेटी रिया चिल्लाती, नाश्ता मिलेगा या नहीं आज? उसके पति दामोदर कहते, और मीना चकर घिन्नी बनकर नाचती रहती, सबकी ख्वाहिशें पूरी करती। कभी उसके दिल में ये नहीं आया एक बार भी कि वो ही क्यों करे यह सब काम। उसे लगता वो कितनी सौभाग्यशाली है जो इस तरह भरे पूरे परिवार में रह रही है। यही तो उसका संसार है। इनसे कुछ उम्मीद क्या लगाना, ये तो भगवान का न्याय ही है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज तक कहाँ कुछ उम्मीद की थी मैंने, पर सब कुछ मिला ना। मैंने तो और लड़कियों की तरह 16 सोमवार के व्रत भी नहीं किए, पर मुझे भगवान आशुतोष जैसे पति मिले। दामोदर उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी छोटी बड़ी सब इच्छाओं का ख्याल रखते, और मीना खुश रहती कि ये तो क्या गम है, ये गम की परछाई भी मेरे पास फटकने नहीं देंगे। दोनों बच्चे बड़े होने लगे थे, पर मीना और दामोदर का प्यार अब भी वैसा ही था एक दूसरे के लिए। आज भी मीना की बर्थडे के दिन दामोदर बहुत बड़ी पार्टी करते, जिसमें दिल खोलकर खर्च करते। मीना के कपोल रक्तिम हो उठे थे याद करके, जब दामोदर के दोस्त ने जिद करके उससे गाना गाने को कहा था, और दामोदर ने गाना शुरू किया था और यह कहते हुए कहा था कि मीना, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, सब कुछ। वाह वाह की करतल ध्वनि ने 5 मिनट तक उनका स्वागत किया था, और मीना के फ्रेंड सर्कल में मीना की तारीफें हो रही थी। मोती दान किए है मीना ने, जो ऐसा प्यार करने वाला पति मिला है। इतने प्यार और सम्मान पाकर मीना और उत्साह से घर के कामों में लगी रहती। उसका फंडा था कि जिंदगी में खूब काम करो, दिमाग को इतना व्यस्त रखो कि फिर कहीं और फालतू बातों में तुम्हारा दिमाग जाएगा ही नहीं। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दामोदर का एक्सीडेंट हो गया। बहुत चोटें आई थी उसे। मीना की सारी हिम्मत अकल जवाब देने लगी थी। वो दिन पर दिन कमजोर हो रहा था और चिड़चिड़ा भी। बिस्तर पर परे परे वो चिड़चिड़ाने लगा था, और मीना ने उड़ान के लिए फैलाए अपने पर समेटकर खुद में ही छिपाने शुरू कर दिए थे। उसके बचे खुचे आत्मविश्वास की दामोदर की अकाल मृत्यु ने कुचल दिया, और वो पत्थर की मूर्त बनती चली गई। उसकी बेटी की शादी हो गई थी। सिर्फ वो और उसका बेटा थे घर में। वो पूरा ध्यान रखता अपनी माँ मीना का, लेकिन अब वो शादी करने वाला था। मीना फिर से पुराने गम भूलकर नई जिंदगी का स्वागत करने वाहें पसार कर खड़ी थी। उसकी बहू रूपम रूप सौंदर्य में जितनी धनी थी, दिल की उतनी ही संकीर्ण। शुरू में अपने पति आरव के कहने पर वो मीना को झेलती रही, पर जल्दी ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मीना के प्यार और स्नेह को वो अपने निजी जिंदगी में उसका अतिक्रमण करार देती, जिसे आरव ने भी कभी दिल से
तो कभी बेदिली से स्वीकार कर लिया। जब भी रूपम पूरा श्रृंगार कर अपनी अदाओं से आरव को रिझाती तो वो सब भी कह देता आरव अपनी माँ को, जो सामान्य समय में वो खुद सुन भी ना सके। जैसे एक दिन आरव की बर्थडे पर मीना ने सारा दिन लगकर उसके लिए गाजर का हलवा और उसकी मनपसंद कचौरी बनाए। जब शाम को वो दोनों घर आए, आरव खींच रहा था चिर परिचित खुशबू की तरफ, पर रूपम ने उसे रोक दिया और कहा, आज खास तुम्हारे लिए विस्पर चॉइस का केबिन बुक किया है, चलना है ना वहाँ? जल्दी रेडी हो जाओ। बस 2 मिनट, आता हूँ, देखता हूँ माँ को। वो कहने को हुआ तो रूपम ने उसे टोकते हुए कहा, चलो ना, देखो 6 बज रहे हैं। उसने अपनी नरम कलाइयों का हार आरव को पहनाते हुए कहा। माँ तब तक वहाँ आ चुकी थी। वो झट उल्टे पांव लौट आई। बहू वैसे ही उस पर अतिक्रमण का आरोप लगाती है, अब बेटा भी कहीं ना लगा दे। थोड़ी देर बाद आरव ने रूपम की टोन मिलाते कह दिया था, माँ बस विश ही कर दिया करो, ये इतना ऑयली और स्पाइसी खाना आजकल कोई नहीं खाता। ठगी से रह गई थी मीना, ये आरव उसका बेटा कह रहा है, जो कल तक जिद करके उससे ये बनवाता था वो बनवाता था, कभी उसके हाथ चूम लेता था, सारे खानदान में ढिंढोरा पीटते रहता कि हमारी अम्मा तो हलवाई है। शायद नाना जी ने कभी हलवाई का काम किया होगा, जो माँ इतनी लजीज मीठा खाना बनाती है। धीरे धीरे मीना घर का एक बेकार सामान ही बनती जा रही थी। खाने के वक्त खाना मिल जाता, उसका अलग कमरा था, सब सुख सुविधाओं से युक्त, टीवी, एसी, गद्देदार मुलायम बिस्तर, जरूरत का सब सामान, पर वो बिल्कुल अकेली होती चली गई। लोगों को लगता कि मीना जी के ठाठ हैं, मजे से बुढ़ापा कट रहा है, लेकिन अंदर की बात तो वही जानती थी। उन्हें उम्मीद थी कि इन दोनों की औलाद मुझसे जरूर प्यार करेगी, और हुआ भी ऐसा। नव्या आई थी कुछ साल बाद उनकी जिंदगी में और दादी की लाडली बन गई। मीना का अकेलापन छटने लगा था। दुनिया भर की खुशी उन्हें उस मासूम की तोतली बातों और मुस्कुराहट में मिल जाती, लेकिन वो साथ भी ज़्यादा दिनों नहीं चला। अच्छी पढ़ाई का हवाला देकर रूपम ने उसे छोटे में पहले हॉस्टल फिर विदेश भेज दिया। अब लौटी थी वो वहाँ से सीधे शादी से पहले। मीना ने कल्पना की कि उसकी नन्ही नव्या कैसी लग रही होगी और उसे आशीर्वाद दे दिया कि वो हमेशा खुश रहे अपनी आगामी जिंदगी में। तभी उसका दरवाज़ा खुला। उसे लगा कोई खाना रखने आया होगा। उसने आंखें मूंदे रखी। नव्या की चहकती आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। दादी आप यहाँ क्यों हैं? मेरी गोद भराई में नहीं जाएंगी? वो ठिनकते हुए बोली। उसने उसके पीछे आती रूपम को देखा और सहम कर मीना बोली, मेरी तबीयत खराब है बेटा, बस इसीलिए नहीं आऊँगी। तभी नव्या की फ़ोन कॉल आई और वो उसे रिसीव करने बाहर चली गई, यह कहते हुई कि आती हूँ दादी अभी। और इधर रूपम उसकी तरफ बढ़ी। नहीं, ऐसे कैसे, लीजिए ये साड़ी पहन लें और तैयार हो जाएं। रूपम ने उनके हाथ में साड़ी देते हुए कहा। आश्चर्य से आंखें फैलाती मीना बोली, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी बाहर वहाँ? उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। अम्मा, तभी आरव कमरे में आता हुआ बोला, आपकी नव्या भूख हड़ताल पर बैठी है सुबह से, दादी नहीं तो फंक्शन नहीं, बस यही उसका कहना है। अरे नादान है वो, पर तुम लोग तो समझदार हो, छोड़ो मैं उसे समझाती हूँ, मीना बोली। तभी नव्या कमरे में आई और मुस्कुराते हुए मीना के कान में बोली, समझाना इन्हें है दादी, इन दोनों को मैंने साफ कह दिया है, मैं अकेली आपकी संतान हूँ, बेटा और बेटी दोनों मैं ही हूँ। मेरी दादी ने जीवन भर सबके लिए किया है, तो क्या वो किसी से कुछ उम्मीद नहीं रख सकती? अब ऋण अदायगी का वक्त आ गया है। आप उनकी देखभाल ठीक से करोगे, उनको प्यार और सम्मान दोगे, तभी मुझसे कुछ उम्मीद रखना। देखा, दोनों लाइन पर आ गए हैं तब से। मीना नतमस्तक थी अपनी पोती की इन बात पर और ईश्वर के न्याय पर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।